नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज पे आपका स्वागत है। दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ में पुनः हम लोग आपके सामने हाजिर है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चला रहे हैं। अभी अभिनव सीरीज़ में आपके लिए वीडियो नहीं डाल रहे हैं। अभिनव सीरीज़ के वीडियो भी जल्दी आपके लिए डाल देंगे। दोस्तों 1-2 दिन आप इंतज़ार कीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक और कार्य की अधिकता होने की वजह से आपको वीडियो शायद नहीं मिल पा रहे हैं। आगे आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले टाइम में आप यूजीसी नेट की तैयारी भी जो है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या है आसानी से कर पाएंगे। और खूब सारे वीडियो, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, कमेंट आता है कि क्या सर आपका ये जो पड़ाव है इससे वीडियो, ये जो आपके वीडियो हैं इससे क्या एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों जो पूर्व में जो भी पेपर हुए हैं उन पेपर से आप मिलान कीजिए। आपको खूब सारे प्रश्न जो है वो हमारे इन वीडियो के माध्यम से देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है उसको अपन शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज के कुछ एक प्रश्नों के साथ में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना प्रश्न बनेगा, वो बनेगा नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुकरण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों तो यहाँ तो सीधा उत्तर हो जाएगा आइजलिक। यहाँ तो सीधा उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, आइजलिक बन जाएगा। यानी यहाँ पर सीधा उत्तर बन जाएगा दोस्तों आइजलिक। अब देखो ये आसान प्रश्न है और दोस्तों एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। ये है इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ये तो है दोस्तों इसका पूरा नाम। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी स्थापना। तो देखो मैं आपको हिंट में आपको सन बता देता हूँ। इसकी स्थापना जो है वो सन 1955 में हुई थी और इसका महीना जो था वो था सितंबर। अब आप हमें कमेंट करेंगे कि सितंबर में कितने सितंबर को इनकी स्थापना हुई थी। आप दोस्तों इसको देखेंगे तो एक साथ 1-2 चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप क्या करेंगे इससे निकाल पाएंगे। जैसे आप निकाल पाएंगे, यहाँ पर देखो एक बनेगा ILSA। अब ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट। इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा दोस्तों। और ये इम्पोर्टेंट है और यूँ समझो कि एक सारकरण है, यानी सारकरण से नाम से अब्स्ट्रैक्ट से नाम से आपको याद हो गया होगा। इसका प्रकाशन भी कौन करता है, तो इसका प्रकाशन जो है वो आइजलिक करता है। पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ, तो सन 1967 में इसका क्या हुआ था, पहली बार प्रकाशन हुआ था। आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि ये सूचना का किस प्रकार का स्रोत है, यानी सूचना का ये किस प्रकार का स्रोत है और साथ ही इसकी आवृत्ति कैसी है, ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न बनेगा कि संदर्भ ग्रंथालयों, यहाँ दोस्तों ग्रंथालयों नाम है, थोड़ा सा याद रखिएगा। संदर्भ ग्रंथालयों का सहयोगपरक नेटवर्क कौन सा है, यानी सहयोगपरक नेटवर्क की बात करनी है दोस्तों यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर संदर्भ ग्रंथालयों के लिए पूछा है। संदर्भ ग्रंथालय बोले तो रेफरेंस लाइब्रेरीज के लिए बात कर रहा है दोस्तों। रेफरेंस लाइब्रेरीज के लिए बात करें तो ये बन जाएगा क्वेश्चन पॉइंट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन पॉइंट की। तो क्वेश्चन पॉइंट को OCLC संपादित करता है दोस्तों। OCLC क्या करता है, संपादित करता है। OCLC बोले तो दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका पूरा नाम है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, ये जब पहली बार बना था तब तो इसका नाम क्या था, जब ये बना था तब तो इसका नाम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर इसका नाम था। ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर इसका नाम था। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी भी, ये कब बनता है, तो आप याद रखेंगे सन 1967 में, यानी 1967 में ये बनता है। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इसमें डेट बताएंगे, यानी कौन से मंथ में बना है और इसकी क्या डेट है, किसकी डेट है। तो आपको याद रखना है दोस्तों OCLC की। OCLC कौन से मंथ में बना है और इसकी क्या डेट है वो आप हमें बता देंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक नाम है फेडरिक किलगर ये नाम का एक व्यक्ति है। उनकी इसमें क्या भूमिका थी वो भी आप हमें क्या करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मेथड बताया था एक बार, डबलिन कोर मेटाडाटा का। डबलिन कोर मेटाडाटा का आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताया हुआ है मेरा कि डबलिन कोर मेटाडाटा क्या है। और डबलिन कोर मेटाडाटा में कुल 15 तत्व हैं। उन 15 तत्वों को आप कैसे याद करते हैं वो भी मैंने आपको तरीका बताया है। अगर आपको वो याद हो गए तो आप हमें क्या कर सकते हैं, बिना देखे, देखो आप अगर देख के कमेंट करेंगे तब तो आप स्वयं को तो धोखा दे रहे हैं, साथ ही समझ लो कि आप टीचर को भी धोखा ही दे रहे हैं। तो आप स्वयं बिना देखे 15 जो आपके पास में जो मेटाडाटा के जो एलिमेंट्स थे, यानी 15 जो प्रमुख तत्व थे, उन 15 तत्वों को आपने किस तरीके से याद किया। जैसे मैंने याद किया दोस्तों रमाकांत या स्मार्ट टेक्निकल चैनल, उसके आगे नाम जोड़ दिया फ्लिप, इस तरीके से मैंने याद किया। तो वो 15 तरीके क्या आपको याद हुए क्या? अगर आपको याद हुए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
आगे है दोस्तों प्रश्न है कि अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अफ्रीकन रिकॉर्डर जो है वो न्यूज़ डाइजेस्ट है। आप न्यूज़ डाइजेस्ट के बारे में क्या जानते हैं दोस्तों, इसका मैं छोटा सा हिंट बता देता हूँ आपको। KVS एग्ज़ाम 2018 में न्यूज़ डाइजेस्ट के 2 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। तो आप सबसे पहला तो आप कोशिश करेंगे कि ये जो न्यूज़ डाइजेस्ट जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में किस टाइप में गिने जाते हैं, यानी कौन से टाइप में न्यूज़ डाइजेस्ट को गिना जाता है, यानी प्राथमिक स्रोत होते हैं, द्वितीयक या तृतीयक, कौन से स्रोत होते हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अफ्रीकन रिकॉर्डर है या गजेटियर है या स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक है, इन सब का एक सेपरेट वीडियो आपको आने वाले टाइम में हमारे चैनल के माध्यम से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है। तो पंचांग जो है वो त्वरित यानी रेडी रेफरेंस सर्विस का क्या है, रेडी रेफरेंस सर्विस का एक क्या है भाई, रिसोर्सेज है। बोले तो दोस्तों पंचांग भी एक तरह से एक क्या होती है, एक डायरेक्टरी होती है। पंचांग भी एक क्या होती है भाई, एक डायरेक्टरी होती है, यानी बोले तो एक निर्देशिका होती है। अगर अपन बात कर लें दोस्तों यहाँ पर सूचना स्रोतों में, अगर अपन यहाँ बात करेंगे किसमें, सूचना स्रोतों की श्रेणी में अगर अपन बात करें तो आप इसको यूँ याद रखिएगा कि पंचांग जो होते हैं वो तृतीयक प्रकार के क्या होते हैं भाई, सूचना स्रोत होते हैं। पंचांग जो होते हैं वो तृतीयक प्रकार के क्या होते हैं, सूचना स्रोत होते हैं। तो ये आप क्या रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे। आगे प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष से न्यू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का मुद्रित संस्करण प्रकाशित होना बंद हो गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। सो दोस्तों 2012 से इसका मुद्रित संस्करण जो है वो प्रकाशित होना क्या हो गया था, बंद हो गया था। आपको याद रखना है मार्च 2012 से इसका ऑनलाइन संस्करण, इसका ऑनलाइन एडिशन जो है वो पब्लिश्ड होना क्या हो गया था भाई, ऑनलाइन एडिशन जो है वो इसका पब्लिश्ड होना शुरू हो गया था। तो आपको याद रखना है कि तो मार्च 2012 और ये ऑनलाइन क्या था, वो शुरू हो गया था। और इसका जो मुद्रित संस्करण यानी इसका जो प्रिंटिंग होने वाला कार्य है वो क्या हो गया था भाई, प्रिंटिंग वाला मेथड जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया। अगर बात कर ले दोस्तों इसका प्रिंटिंग मुद्रण अंतिम कौन से सन में प्रकाशित हुआ, तो वो आप याद रखेंगे सन 2010 में अंतिम जो मुद्रित संस्करण जो था वो इसका प्रकाशित हुआ था। और 2012 में ये क्या हो गया भाई, इसका प्रकाशन जो है वो मुद्रित प्रकाशन इसका बंद हो गया, ऑनलाइन शुरू हो गया। कब शुरू हुआ, तो मार्च 2012 से क्या हो गया था, शुरू हो गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलन कौन करता है, यानी टैगोर बिब्लियोग्राफी कौन जारी करता है दोस्तों। तो टैगोर बिब्लियोग्राफी जो है वो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी दोस्तों बात करें तो RRLF जो है वो क्या करता है भाई, राजा रविंद्रनाथ टैगोर पर यानी टैगोर बिब्लियोग्राफी नाम से क्या करता है, ग्रंथ सूची का प्रकाशन जो कार्य है वो कौन करता है, RRLF करता है। दोस्तों RRLF बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूर्व की कोई भी एग्जाम देखेंगे, राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में आयोजित होने वाली ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जो KVS है, जैसे NVS है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें RRLF नहीं पूछा गया है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लें तो आप यूँ याद रखो कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई 22 मई सन 1972 को। यूँ समझो आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय के 200वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में किसकी स्थापना की गई, RRLF की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये RRLF। अगर बात करें भारत में ISBN जारी करने का कार्य, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो कि 1985 से को भारत में कौन जारी करता है भाई, RRLF करता है। दोस्तों आप अगर RRLF को तो जानते हैं ही, साथ अगर आप ISBN के बारे में भी जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फादर ऑफ ISBN किसे कहा जाता है, अगर आपको जानकारी है तो आप जरूर बता सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में 2 फादर पूछने की बहुत संभावना रहती है। एक तो पूछा जाता है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी और एक पूछा जाता है फादर ऑफ ISBN। तो दोनों के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
और बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे, कुछ एक प्रश्नों को शामिल करते हैं। आगे है यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो दोस्तों याद रखना, एक संस्थागत निर्देशिका है, यानी बोले तो एक इंस्टीट्यूट डायरेक्टरी है ये। और बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आएगा यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, यानी यूरोपा सीखने की एक दुनिया, ऐसे हिंदी में लिखा आएगा। ये पूछा जाएगा दोस्तों ये सूचना का कैसा स्रोत है, यानी सूचना के किस स्रोत में इसको शामिल करते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, इसको सूचना स्रोत में अगर बात करें तो ये सूचना का कैसा स्रोत है भाई? सूचना का तृतीयक स्रोत है। कई जगह लिखा रहेगा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक डायरेक्टरी है दोस्तों, याद रखना है, यानी निर्देशिका है। और ये निर्देशिका जो भी होती है वो सूचना के किस स्रोत में शामिल रहती हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा, सूचना के तृतीयक स्रोत में क्या रहती हैं भाई? शामिल रहती हैं। आगे प्रश्न बनेगा दोस्तों, प्रश्न बनेगा कि यूनिवर्सिटीज हैंडबुक का प्रकाशन कौन करता है? इसके बारे में बहुत चर्चा करी है दोस्तों। ये है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, यानी अगर बात करें दोस्तों इसकी तो ये है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है? इसका प्रकाशन कार्य करती है। कब से कर रही है? तो 2012 से इसका प्रकाशन कार्य कर रही हैं। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है इसकी कुछ एक विशेष बातें। ये है क्या? तो आपको याद रखना है, ये भारत में प्रकाशित होने वाला एक संदर्भ ग्रंथ है। भारत में प्रकाशित होने वाला क्या है भाई? ये एक संदर्भ ग्रंथ है। दोस्तों याद रखना है, अगर आप जानते हैं कि संदर्भ ग्रंथ क्या होता है तो वो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि संदर्भ ग्रंथ जो भी होते हैं वो सूचना के द्वितीयक स्रोत होते हैं। सूचना के कौन से स्रोत होते हैं? द्वितीयक स्रोत होते हैं। जैसे आप इंसाइक्लोपीडिया को ले लो, विकिपीडिया को ले लो, ये सारे क्या होते हैं? संदर्भ ग्रंथ होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कुछ एक चीज़ों की, और ये जो यूनिवर्सिटीज हैंडबुक जो है ये है क्या वास्तव में? तो एक संदर्भ ग्रंथ है। इसमें क्या होता है? तो इसमें देखो भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा इसमें सभी भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय के नाम जो है वो वर्णानुक्रम में, यानी अल्फाबेटिकल स्वरूप में क्या किए जाते हैं? अंकित किए जाते हैं। ये जो है इसमें भारत के सभी विश्वविद्यालय, साथ ही एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी या जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो भी पुस्तकालय होते हैं उन सब पुस्तकालयों का विवरण क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि भारत में विश्वविद्यालय ग्रंथालयों के नेटवर्क का क्या नाम है? तो विश्वविद्यालय ग्रंथालयों के नेटवर्क का नाम जो है दोस्तों वो इनफिलिपनेट है। यानी इनफिलिपनेट के बारे में अपन ने पूर्व में एक वीडियो अभिनव सीरीज में डाल रखा है, यूजीसी नेट की सीरीज है दोस्तों, उसमें डाल रखा है। इनफिलिपनेट क्या है? तो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो है वो क्या है भाई? इनफिलिपनेट है। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों इनफिलिपनेट की पैतृक संस्था। तो इनफिलिपनेट की पैतृक संस्था क्या है भाई? यूजीसी है। और साथ ही इसके द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम, चाहे वो शोध गंगा हो, शोध गंगोत्री, साथ ही प्लानर, कैलिबर, साथ ही विद्वान, ये सारे कार्यक्रम जो दोस्तों वो कौन चलाता है? इनफिलिपनेट चलाता है। और यहाँ से एक पक्का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की क्या रहेगी भाई? 100% संभावना रहेगी। तो ये आप इनफिलिपनेट को आप अभिनव सीरीज में जाकर देख सकते हैं। अभिनव सीरीज जो हमारी यूजीसी नेट के लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज है, वहाँ से आप इसको देखेंगे तो आपको और भी खूब सारी जानकारी हो जाएगी। आगे दोस्तों प्रश्न बनता है कि लिसा में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन किस क्रम में किया जाता है? तो लिसा में प्रविष्टियों का जो व्यवस्थापन है वो वर्णानुक्रम में किया जाता है। यानी लिसा क्या है दोस्तों? यहाँ से लिसा को ले लो सबसे पहले तो लिसा जो है वो है द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट है दोस्तों। एलए जो है यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो इसका प्रकाशन करता है दोस्तों। कैसे, कब से प्रकाशन करता है? तो याद रखना है सन 1950 में। कैसी आवृत्ति है? तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों, इसकी आवृत्ति क्या है भाई? मासिक है दोस्तों। लिसा का प्रश्न कौन सी एग्जाम में कब पूछा गया है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। केवीएस एग्जाम 2018 में लिसा का प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या रखेंगे दोस्तों? याद रखेंगे। आगे प्रश्न बनेगा दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक प्रयोगित किए जाने वाला इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है? तो आप याद रखेंगे वो है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। विश्व का सर्वाधिक प्रयोगित किए जाने वाला क्या है भाई? इंसाइक्लोपीडिया है, जिसका मुद्रित प्रकाशन अंतिम मुद्रित प्रकाशन सन 2010 में प्रकाशित किया गया और 2012 में इसका प्रकाशन कार्य क्या कर दिया गया भाई? बंद
कर दिया गया। मार्च 2012 से इसका ऑनलाइन पब्लिकेशन किया जाने लग गया। और याद रखना है दोस्तों, सन 1974 इसके लिए विशेष है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि 1974 में जो 15वां संस्करण है उसकी क्या भूमिका है और उसका क्या विवरण है, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका जो है वो क्या है, विश्व का सर्वाधिक प्रयोगित होने वाला क्या है भाई, एक इंसाइक्लोपीडिया है दोस्तों। जैसा कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd की अगर बात करें तो 3rd ग्रेड में ऐसे ही प्रश्न आने हैं कि विश्व में सर्वाधिक प्रयोगित होने वाला इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है, या कौन से इंसाइक्लोपीडिया का निर्माण कब हुआ। जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका जो है वो पहली बार सन 1768 में प्रकाशित किया गया, या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना जो है वो पहली बार कब प्रकाशित किया गया, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना जो है वो पहली बार सन 1829 में प्रकाशित किया गया। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना क्या रहेगी भाई, ज़्यादा रहेगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न और शामिल करते हैं अपन। यहाँ प्रश्न बनेगा अपना वो है कि एरिक का प्रायोजक संस्था कौन सी है। एरिक की प्रायोजक संस्था कौन सी है, तो आप सीधा सा उत्तर बना लेंगे दोस्तों, शिक्षा विभाग, यूएसए शासन। यानी शिक्षा विभाग बोले तो यहाँ पर है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और वो भी कहाँ का भाई, अमेरिका का एजुकेशन डिपार्ट जो है वो एरिक का क्या करता है, एरिक का प्रकाशन प्रायोजक संस्था के रूप में क्या है, कार्य करता है। और बात करें दोस्तों, और बनेगा यहाँ की एस.आर. रंगनाथन के अनुसार नवागंतुक पाठकों को प्रदान की जाने वाली संदर्भ से वो क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, पाठक दीक्षा के नाम से जाना जाता है। पाठक दीक्षा का मतलब क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि जो भी नए पाठक हैं, यानी जो भी नवागंतुक यानी नए आने वाले पाठक हैं, वो अगर पुस्तकालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो ऐसे पाठकों को पुस्तकालय के बारे में जानकारी प्रदान करना ही क्या कहलाता है, पाठक दीक्षा कहलाता है। और बात करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही नाम है। देखो यहाँ पर जैसा लेवल की बात करें दोस्तों, जैसा 3rd ग्रेड का लेवल है वैसे ही प्रश्नों को क्या किया गया है, यहाँ शामिल किया गया है। तो यहाँ से उत्तर बन जाएगा, वो बन जाएगा स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक बन जाएगा। ऊपर दोस्तों किसी न किसी में छोटी मोटी मिस्टेक है। अब यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक जो है यही क्या है भाई, राइट है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे दोस्तों इस स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक की, तो पालग्रेव मैकमिलन की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। साथ ही बात याद रखनी है दोस्तों, सन 2017 का विवरण, पूर्व में इसके बारे में खूब सारी बातें मेरे द्वारा आपको बताई गई हैं। साथ ही आपको एक याद रखना है 1864 का पार्ट है और एक छोटा सा, तो आप यहाँ से दोस्तों एक याद रख लेंगे। दूसरा जो है वो स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक जो है इससे रिलेटेड जो एक है वो 1864 याद रखेंगे। साथ ही लंदन याद रखेंगे और पालग्रेव मैकमिलन। आप इनके बारे में क्या जानते हैं, सारे उत्तर मैं बता चुका हूँ। आपको तो एक दूसरे से जोड़ना है दोस्तों। अगर आप जोड़ने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिएगा कि आप आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या कर देंगे, बता देंगे। एक प्रश्न और बनेगा दोस्तों, वो बनेगा कि विषय शब्दकोश किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है विषय कोश जो है वो एक विषय के पदों से संबंधित, एक विषय के पदों से संबंधित शब्दकोश को क्या कहते हैं भाई, एक विषय के पदों के से संबंधित शब्दकोश को क्या कहा जाता है भाई, विषय शब्दकोश कहते हैं। यानी बोले तो सब्जेक्ट डिक्शनरी जो है वो दोस्तों क्या है, इसे कहते हैं। आप अगर इसके बारे में और जानकारी करना चाहें दोस्तों तो सबसे पहले तो आप यूँ याद रखिएगा, सब्जेक्ट डिक्शनरी के सबसे पहले बात याद रखेंगे, सब्जेक्ट डिक्शनरी के रूल्स बनाने वाले व्यक्ति को, यानी सब्जेक्ट डिक्शनरी के रूल्स बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं कमेंट कर सकते हैं। साथ ही सीए कटर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। चार्ल्स एमी कटर जो है वो एक रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग बनाता है। तो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग जो है उसका निर्माण कब करता है और उसकी क्या खास भूमिका है। साथ ही जो सीए कटर है दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, यानी चार्ल्स एमी कटर जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।